पिछली वीडियो में साथियों मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो में लेकर आया हूँ 20 क्वेश्चन। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के छात्र हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सभी आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज मोटर में सबसे अधिक टार्क कब उत्पन्न होता है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है, जब स्लिप शून्य हो। तो यहाँ पे साथियों हम इसको गलत मारेंगे। गलत यहाँ पे हम इसलिए यहाँ पे मारेंगे क्योंकि जब स्लिप शून्य होता है तो रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर होता है, तब कोई भी टार्क उत्पन्न नहीं होता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक टार्क कब उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे शून्य होगा तो सबसे कम यहाँ पे टार्क उत्पन्न होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया बी ऑप्शन, जब स्लिप 1 पर हो। तो ये भी आपका गलत ऑप्शन है, क्योंकि जब स्लिप 1 पर होता है तो ये स्टार्टिंग का समय इसका होता है और उस समय टार्क कम ही होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन भी हम गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया, जब स्लिप 0.5% हो। ये भी साथियों आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिकतम टार्क तब उत्पन्न होता है जब स्लिप जो होता है 0.5 होता है। और 0.5 आपका कौन सा दिया गया है, तो अभी हमने जिसको गलत कहा यही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होता है। जब स्लिप 0.5 हो उस समय जो होगा थ्री फेज मोटर सबसे अधिक टार्क उत्पन्न करेगा। और डी ऑप्शन दिया गया, जब स्लिप न्यूनतम हो। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि न्यूनतम स्लिप पर टार्क जो होता है कम ही होता है। तो ये आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 11, जिसमें पूछा जा रहा है कि एक मल्टीमीटर किसे माप सकता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया वोल्टेज। तो यहाँ पे साथियों ध्यान रखिएगा, मल्टीमीटर जो होता है वो वोल्टेज को भी माप सकता है। बी ऑप्शन दिया गया करंट, तो मल्टीमीटर करंट को भी माप सकता है। रेजिस्टेंस दिया गया है तो इसको भी माप सकता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे, उपयुक्त सभी। मतलब कि मल्टीमीटर या करंट या यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया गया है, इस सभी को क्या कर सकता है, यहाँ पे मल्टीमीटर माप सकता है वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस को। तो इसी कारण हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 12, जिसमें पूछा जा रहा है कि कंडक्टर का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया तापमान पर। तो ध्यान रखिएगा, तापमान बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे साथियों हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया कि लंबाई पर, तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तो ये आपका बी ऑप्शन भी सही है। और सी ऑप्शन दिया गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल अधिक होगा तो प्रतिरोध कम होगा, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो हम यहाँ पे सही मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या दिए गए हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है, तो अगला सवाल आप सभी के सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि इंसुलेटेड हैंडल किस उपकरण में होता है। इंसुलेटेड बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हैमर है। तो हैमर जो होता है साथियों, हैमर में जो यहाँ पे हैंडल होता है वो मेटल का होता है, ध्यान रखिएगा। हैंडल जो होता है वो मेटल का हो सकता है, तो इसी कारण हम यहाँ पे ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन दिया गया स्क्रू ड्राइवर। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि इस इलेक्ट्रीशियन का आप जब भी यूज करता है स्क्रू ड्राइवर तो उसमें इंसुलेटेड हैंडल होता है, ताकि वो झटका लगने से बच सके। तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। और सी ऑप्शन दिया गया फाइल, जिसको हम रेती बोलते हैं। तो फाइल में कोई भी यहाँ पे इंसुलेटेड नहीं होता है, हम यहाँ पे सी ऑप्शन को गलत मारेंगे। डी ऑप्शन दिया गया प्लास, तो ये भी यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे गलत है, क्योंकि कुछ प्लास आपको जो देखने को मिलते हैं उसमें यहाँ पे इंसुलेटेड होता है, बाकी बहुत सारे प्लास ऐसे होते हैं जो कि इसमें भी यहाँ पे क्या होती है, सामग्री होती है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब कि जितने काम करना चाहिए उतने उसमें मटेरियल नहीं होती जो इंसुलेटेड है। तो यहाँ पे कुछ के लिए हम यहाँ पे इसको गलत मार सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सही नहीं है। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन में ज़्यादा ये यूज भी होता है
और इसमें अच्छी क्वालिटी का इंसुलेटेड भी होता है। तो इनसे यहाँ पर हम मारेंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। सवाल नंबर 14, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज मोटर में कंट्रोल सर्किट में कौन सा यंत्र आमतौर पर प्रयोग होता है। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है रिले। तो रिले जो होता है साथियों मोटर को ओवरलोड से बचाता है, तो इसका भी हम प्रयोग थ्री फेज मोटर में कर सकते हैं। बी ऑप्शन दिया गया कंट्रैक्टर। तो कंट्रैक्टर से मोटर जो होता है ऑन और ऑफ किया जाता है, तो इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। एमसीबी दिया गया है, जिसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो सर्किट ब्रेक भी करता है। तो यहाँ पर एक तरह से ये भी सुरक्षा के अंतर्गत आता है और ये भी कंट्रोल कर सकता है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे कि सभी ऑप्शन जो दिया गया है वो सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। मतलब सीरीज में जोड़ा जाता है या पैरेलल में जोड़ा जाता है या डायगोनल में जोड़ा जाता है। तो ये हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा, समानांतर में जोड़ा जाता है, जो कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। बाकी यदि आप सीरीज में वोल्ट मीटर को जोड़ देते हैं तो वो सर्किट में बाधा उत्पन्न करेगा, मतलब कि धारा प्रवाहित सही नहीं होगी। तो इसी कारण हम यहाँ पे गलत मारेंगे। और यहाँ पे डायगोनल दिया गया है, तो डायगोनल में ऐसा बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं किया जाता है, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं किया जाता है, ना सीरीज ही किया जाता है ना पैरेलल ही किया जाता है। और डी ऑप्शन देंगे उल्टा। तो यदि आप उल्टा जोड़ देते हैं तो उस समय वोल्टेज की जो रीडिंग भी बताएगी वो उल्टा ही बताएगी। तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन को भी हम गलत मारेंगे। सही ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन होगा, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 16, इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि एक अच्छी अर्थिंग के लिए रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो अच्छी यदि रेजिस्टेंस की बात करें तो 5 ओम से कम आपका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपको 5 ओम देखने को मिलता है ऑप्शन में, वो आपको बी देखने को मिलता है। और यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे 10 ओम से अधिक। तो अधिक रेजिस्टेंस जो रहेगा वो खराब माना जाएगा अर्थिंग। तो जितना यहाँ पे ज़्यादा यदि रेजिस्टेंस रहता है वो उससे ध्यान रखिएगा, उसमें क्या होगा, खराबी ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पे दिया गया 1 ओम से अधिक, तो ये बहुत ही यहाँ पे अच्छा होता है। लेकिन 5 ओम तक जो माना जाता है इलेक्ट्रीशियन में वो सही माना जाता है। यहाँ पे 1 ओम भी आप सही मारेंगे, लेकिन 5 ओम यदि नहीं दिया होता तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। डी ऑप्शन देंगे 100 ओम से कम, तो ये तो बहुत ही अधिक हो जाएगा। तो इसी कारण ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। सही ऑप्शन हमारा बी होगा। ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रीशियन में सही माना जाता है वो 5 ओम से कम माना जाता है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल का उपयोग क्यों किया जाता है। जैसे कि ए ऑप्शन है पावर बढ़ाने के लिए। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पावर से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है। और बी ऑप्शन दिया गया वोल्टेज कम करने के लिए। तो वोल्टेज कम करने के लिए न्यूट्रल का उपयोग नहीं किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसी कारण हम यहाँ पे बी ऑप्शन गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया अनबैलेंस लोड के कारण करंट वापसी के लिए। तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि लोड जो होता है वो असमान होता है, मतलब कि ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये घटता बढ़ता है। तो उस समय उसको कंट्रोल करने के लिए करंट को हम न्यूट्रल को आपस में क्या करते हैं, लाते हैं। तो यहाँ पे हम यहाँ पे मारेंगे सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और डी ऑप्शन देंगे सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे कहेंगे कि ये बिल्कुल गलत है, जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सी लॉस होती है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी को मालूम होना चाहिए। ट्रांसफार्मर में आपका आयरन लॉस होता है, कॉपर लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस होता है, और भी इसमें लॉस होते हैं। चुंबकीय जो कण होते हैं उनसे भी यहाँ पे लॉस होता है। तो इसमें कई तरह के लॉस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया आयरन लॉस। तो आयरन लॉस जो होता है वो आपका कोर में होता है, ये ध्यान रखिए। अगले सवाल को देखिए साथियों। अगले सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि यदि इंसुलेशन की रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो जाए तो क्या होगा। ए ऑप्शन दिया गया है सर्किट ठीक से काम करेगा। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे साथियों जब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात किया गया है
और ये आपका कम हो जाएगा, तो उस समय जो रेजिस्टेंस कम होगा तो उस समय सर्किट जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन गलत है। और बी ऑप्शन देखिए ओपन सर्किट हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये ओपन नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ये जाएगा। तो हम यहाँ पे बी ऑप्शन को भी गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया लीकेज करंट बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है क्योंकि कम यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहेगा तो उससे लीकेज करंट बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हथौड़े का उपयोग जो किया जाता है उसमें साथियों बेहतरीन क्वालिटी का इंसुलेटेड यहाँ पर होता है, और जो पेचकस होता है उसमें भी यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी का इंसुलेटर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन दिया गया अर्थिंग खराब हो जाएगी, तो अर्थिंग से इसका कोई भी संबंध नहीं है क्योंकि आप यूज कर रहे हैं पेचकस प्लायर, जो भी यहाँ पे सामग्री यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन, उसमें यहाँ पे इंसुलेटर लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अर्थिंग से यहाँ पर अटैच है। ये बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीकेज करंट बढ़ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल पूछा जा रहा है कि सीलिंग फैन में आमतौर पे कौन सी मोटर प्रयोग होती है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो सीलिंग फैन में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है, और यहाँ पे और भी ऑप्शन दिया गया है जैसे कि ए ऑप्शन डीसी मोटर यहाँ पे दिया गया ए ऑप्शन। तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि डीसी मोटर एसी सप्लाई पे नहीं चलती है। और बी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर। तो यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो पंखे में तो बहुत ही आपको बता दे, बहुत ही यहाँ पे आपको बता दे ये गलत है क्योंकि ये आपका काफ़ी खतरनाक मोटर मांगा जाता है यूनिवर्सल मोटर, और इसका उपयोग तो हम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं पंखे में। और सी ऑप्शन दिया गया सैडेड पोल मोटर, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये बहुत ही छोटी छोटी मोटरें होती है और ज़्यादातर ये खिलौनों में प्रयोग की जाती है, फैन में तो बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं होता है। तो इसी कारण सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। सही जो ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्लियर हो गया साथियों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका क्या है। तो यदि गति को नियंत्रित करने की हम बात करें तो उस समय हम आर्मेचर वोल्टेज की बात करेंगे, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज को यदि हम बदल देते हैं तो उस समय हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वोल्टेज कम ज़्यादा ये करेगा, तो कम ज़्यादा करेगा तो उससे गति भी बदल सकती है। तो इसी कारण आर्मेचर वोल्टेज बदलना ज़रूरी है। और यहाँ पे भी आपसे देंगे फ्लक्स बढ़ाना, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि फ्लक्स कम करना होता है, बढ़ाने पर से क्या होती है गति में कमी आती है। तो ये भी हमारा गलत है। और सी ऑप्शन देंगे रोटर को हटाना, तो रोटर हटाना की बात किया जा रहा है, तो रोटर जब आप हटाएंगे तो मोटर बंद हो जाएगी, तो इसी कारण हम सी ऑप्शन को गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन देंगे ब्रश को छोटा करना, तो ब्रश से यदि गति नियंत्रित की जा सकती थी तो यहाँ पे हम आर्मेचर को क्यों सही मारते हैं। ब्रश जो होता है ये गति से कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं रखता है कि उसकी जो गति है वो कम की जा सके। ये जो होता है ब्रश केवल इसका छोटा सा काम होता है, वो यहाँ पे लीक होता है, ये ध्यान रखिएगा, इस पे ही स्पार्किंग होती है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, आर्मेचर वोल्टेज बदलना। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे सवाल में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एसी वोल्ट मीटर कौन सी मात्रा मापता है, जैसे कि अधिकतम मान मापता है या औसत मान या आरएमएस मान या कोई नहीं। तो ये जो यहाँ पे मान मापता है उसको बोला जाता है आरएमएस मान। जी हाँ साथियों, वोल्ट मीटर आमतौर पे आरएमएस मान को दिखाता है। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी अधिकतम मान यहाँ पे दिया गया है, तो पिक मान जो होता है वो सीआरओ में यहाँ पे मापा जाता है, तो यहाँ पे सीआरओ की बात नहीं किया गया है, एसी वोल्ट मीटर की बात किया गया है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है। औसत मान यहाँ पे दिया गया है बी ऑप्शन, तो ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि औसत मान जो होता है ये उपयोगी ही नहीं होता है, तो इसको मापने की बात ही नहीं होती है। और डी ऑप्शन दिया गया कोई नहीं, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत है। क्लियर हो गया, ऑप्शन यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। इसमें पूछा जा रहा है वायरिंग के लिए कौन सी वायर सबसे उपयुक्त होती है। तो सबसे अधिक यदि बात करें तो इसमें इंसुलेटेड कॉपर तार आता है, जो कि यहाँ पे आपको सी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया नंगे तार,
तो नंगे तार का तो हम यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी खतरनाक माना जाएगा। और यहाँ पे बी दिया गया एल्युमिनियम तार, तो एल्युमिनियम जो होता है सस्ता होता है पर ये सुरक्षित नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और इंसुलेटेड कॉपर तार, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का तार होता है और सुरक्षित भी होता है, तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन सही मारेंगे। और डी ऑप्शन देंगे स्टील तार। स्टील तार का जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी अधिक होता है, तो इसलिए इसको हम उपयोग में ही नहीं लाते हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि स्विच का कार्य क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्विच का जो कार्य होता है साथियों, यहाँ पे वो आपका ऑन और ऑफ करने का ही काम होता है स्विच का। और यहाँ पे चालू या बंद करना, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, चालू को सर्किट को चालू या बंद करना, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। और यहाँ पे दिए गए वोल्टेज को बढ़ाना, तो इसमें वोल्टेज से कोई भी यहाँ पर लेना देना नहीं है स्विच से, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई भी यहाँ पे इसका लेना देना नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है। बी ऑप्शन देखिए करंट बढ़ाना, तो यहाँ पे करंट से आप कैसे बढ़ा सकते हैं स्विच के द्वारा, ये भी गलत है। रेजिस्टेंस कम करना, तो रेजिस्टेंस का तो कोई प्रभाव ही नहीं ये पड़ता है, तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही ऑप्शन हमारा सर्किट को चालू या बंद करना। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं अगले सवाल को, जिसमें पूछा जा रहा है कि मैग्नेटाइजिंग करंट का उपयोग किस में होता है। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा। जैसे कि ए ऑप्शन दिया गया है मोटर के रोटर में, बी ऑप्शन दिया गया ट्रांसफार्मर के कोर में, सी ऑप्शन है वायरिंग में, और डी ऑप्शन है फ्यूज में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।